वंदे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए कई योजनाएं बनाकर की है मदद। मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की मिली सुविधा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इजराइल के कृषि मंत्री ओडेट फोरर के बीच यरूशलेम में हुई गोलमेज बैठक। दोनों देशों ने कृषि, जल प्रबंध, आधुनिक कृषि तकनीकों के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पालतू पशुओं की ब्रीड वाइज रिपोर्ट की जारी। देश में पहली बार 20वीं पशुधन जनगणना में पशुधन डाटा ऑनलाइन किया गया। संकलित डाटा एकत्र करने के लिए उन्नत तकनीक का किया गया इस्तेमाल। चक्रवात आसानी पड़ा कमजोर। तटीय आंध्र प्रदेश के पास बना हुआ है गहरे दबाव का क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। चक्रवात आसानी की दिशा में करीब 4 बार हुआ है परिवर्तन। और अब नजर डाल लेते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। ये कार्यक्रम जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के छोटे किसानों को केंद्र सरकार ने सीधी मदद पहुंचाई है। किसानों को पहली बार सीधी मदद मिली। छोटे किसानों को तो कोई पूछता नहीं था भाई, और हमारे देश में 90% छोटे किसान हैं। 80% से ज्यादा, करीब करीब 90%। जिसके पास 2 एकड़ भूमि मुश्किल से है, उन छोटे किसानों के लिए हमने अनेक योजना बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहन, बैंक वाले उनको पूछते नहीं थे। हमने किसान क्रेडिट कार्ड जैसा है वो मछुआरों के लिए शुरू किया। इतना ही नहीं, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के रूप में बैंक से पहली बार सहायता सुनिश्चित हुई है। और मैं तो चाहूंगा, और हमारे सीआर पाटिल जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी नगरों में ये रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि के पैसे मिले। उनका व्यापार कारोबार ब्याज के चक्कर से मुक्त हो जाए। जो भी मेहनत करके कमाए वो घर के काम आए। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब की गरिमा के लिए संकल्प ही हमें प्रेरित करता है। गरीब को गरिमा, गरीब की गरिमा के लिए सरकार, गरीब की गरिमा के लिए संकल्प और गरीब की गरिमा के संस्कार, यही तो हमें प्रेरित करते हैं। पहले हम जब सोशल सिक्योरिटी की बात सुनते थे तो अक्सर दूसरे छोटे छोटे देशों के उदाहरण देते थे। भारत में इनको लागू करने के जो भी प्रयास हुए हैं, उनका दायरा और प्रभाव दोनों बहुत सीमित रहे। लेकिन साल 2014 के बाद देश ने अपने दायरे को व्यापक किया। देश सबको साथ लेकर चला। परिणाम हम सभी के सामने है। 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को
5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। कभी कभी योजनाएं कोई बेईमान लोग उठा करके ले जाते हैं फायदा। जब इरादा हो, नियत साफ हो, नेकी से काम करने का इरादा हो, और जिस बात को लेकर के मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं, वो है सबका साथ, सबका विकास की भावना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इजराइल के कृषि मंत्री ओडेट फोरर के बीच गोलमेज बैठक का आयोजन संसद भवन यरूशलेम में किया गया। इस दौरान दोनों देशों में कृषि विकास की क्षमता के मद्देनजर कृषि, जल प्रबंध, पर्यावरण व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकों, क्षमता निर्माण, ज्ञान हस्तांतरण व समर्थन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान तोमर ने उम्मीद जताई कि इजराइल के सहयोग से भारत में उत्कृष्टता केंद्रों का बेहतर संचालन हो रहा है। बातचीत के दौरान माशाव के कृषि सहयोग कार्यक्रमों और भारत में अन्य हितधारकों के पेशेवर प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना की गई। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार को क्षमता निर्माण और ज्ञान के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में मशाव की गतिविधियों को अपनाने की संभावनाओं का पता लगाना है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तोमर ने कहा कि पिछले 2 दिनों में मैंने प्रतिनिधिमंडल सहित कृषि में इजराइल की मजबूती और नवाचार को देखा है। उन्होंने इजराइल के रेगिस्तानी क्षेत्रों में वेजिटेबल बास्केट में बदलने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण, स्मार्ट व टिकाऊ पद्धतियों और कृषि व्यवसाय मॉडल के साथ किसानों को सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन ला रही है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने खुशी जताते हुए कहा है कि बागवानी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के मॉडल ने गति पकड़ी है और अब 12 भारतीय राज्यों में 29 इजरायली उत्कृष्टता केंद्र COE पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री फोरर के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान विचार विमर्श देश में कृषि विकास की दिशा में बेहद फायदेमंद रहा। और आगे बढ़ते हैं, जहां मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन देश में पहली बार 20वीं पशुधन जनगणना में पशुधन डेटा ऑनलाइन एकत्र किया गया है। इसमें टैबलेट और कंप्यूटर के माध्यम से डेटा एकत्र करने के लिए उन्नत तकनीक को अपनाया गया है। ये गणना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पालतू पशुओं की ब्रीड वाइज रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। पशुपालकों के लिए और देश के लिए उपलब्ध कराने का काम हमारे विभाग की ओर से आज संपन्न हो गया है। इसलिए मैं विभाग के संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। अब हमारे देश में गाय कितनी है, भैंसें कितनी हैं और गाय में भी किस प्रकार की गाय की कितनी जनसंख्या है, कांकरेज कितनी है, शाहीवाल कितनी है, ओंगल कितनी है, वो जानकारियां भी इससे आपको मिल सकती है। और चक्रवाती तूफान आसानी गहरे दबाव में बदलकर कमजोर पड़ गया है और कल रात मछलीपट्टनम तथा नरसापुरम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया। भारतीय मौसम विभाग की ताज़ा बुलेटिन के अनुसार ये चक्रवात कल शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच कमजोर पड़ने के बाद आंध्र के तटीय क्षेत्रों को पार कर गया। बाद में ये गहरा दबाव मछलीपट्टनम
से करीब 3 किलोमीटर और नरसापुरम से करीब 40 किलोमीटर दूर बंगाल खाड़ी के तटीय क्षेत्र और पश्चिम मध्य क्षेत्र में केंद्रित हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य विकास योजना समिति के अनुसार नेल्लोर जिले के ओजिला मंडल में पिछले 24 घंटों में 136.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नेल्लोर, विशाखापट्टनम, प्रकाशम और कडप्पा, गुंटूर और विजयनगर में भी 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां विषैले रासायनिक उर्वरकों से मध्य प्रदेश की खेती किसानी को मुक्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कारगर कदम उठाना शुरू कर दिया है। सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर, बनखेड़ी, जिला नर्मदानगर, होशंगाबाद को मंडी बोर्ड से जैविक खेती के अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 2,38,44,000 की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कृषि मंत्री पटेल ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में किसानों और छात्रों के लिए 1,86,48,000 रुपए जैविक रिसर्च लैब और जैविक मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 51,96,000 रुपए मंडी बोर्ड से स्वीकृत किए गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने एक बयान में बताया है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पंजाब जैसा राज्य कैंसर और कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मंडी बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल की शुरुआत की है। और जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के 9 पंचायतों के बेरोजगार युवाओं के लिए पहली बार भारत सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण की पहल की गई है। ITI राजौरी में बेरोजगार युवक युवतियों को कुशल बनाने हेतु फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग, बढ़ई, प्लम्बर और कंप्यूटर कोर्स के अलावा और दूसरे कोर्स में 3 माह के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास भी प्रदान किया जाता है। बेरोजगार युवक युवतियां इन कोर्सों में निःशुल्क प्रशिक्षण मिलने से काफ़ी खुश हैं और ITI राजौरी के प्रिंसिपल अब्दुल रशीद शेख कहते हैं कि प्रशिक्षण से बेरोजगार युवक युवतियों को कुशल बनाया जा रहा है और इससे उन्हें लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वनों में लगने वाली आग में कमी लाने के मकसद से दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में NDRF वन मंत्रालय से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा कि प्रकृति की रक्षा हम करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। उन्होंने इस कार्य के लिए संबंधित सभी एजेंसियों की सहभागिता पर जोर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। देश में वनों में लगने वाली आग वन विभाग के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार वनों में लगने वाली आग का प्रतिशत भी पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। इसी समस्या और चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में NDRF और कई जिलों के वन सेवा अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्वनी चौबे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने संबोधन में कहा कि वनों की आग रोकने के लिए जंगलों के पास बसे गांवों के लोगों और संबंधित हितधारकों को एकजुटता से कार्य करना होगा। लोक जागरण के साथ साथ हमें लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब हम लोक सेवा कर पाएंगे, तब अग्नि प्रबंधन को हम ठीक से और भी लोगों की सहभागिता से हम उसको दूर भगाएंगे, उनको जानकारी देंगे, ये काम मत करो, डूज एंड डोंट्स जो भी है उन अगल बगल के जंगलों के बगल अगल के बस्तियों में या वहाँ रहने वाले लोगों को हम उससे बराबर जागरूक बनाने का काम और उसकी सहभागिता सुनिश्चित करने का हमारा सार्थक प्रयास बराबर रहे। अगर 95% आग को रोकना है, मुझको लगता है कि लोगों में जागृति और छोटी छोटी भूलों, मानवीय भूलों के कारण
अगर जो आग लगने की घटनाएं होती है तो हमको लगता है कि एक आग लगने के बाद अगर वन के अधिकारी उस पर कार्रवाई के लिए जाते हैं तो जैसा अभी पूर्व के वक्तागण भी कह रहे थे कि वहाँ जो भी अधिकारी या जिनके कार्य क्षेत्र में हो, नहीं तो विशेष अभियान भी चलाकर हम लोगों को बता सकें। इस मौके पर एनडीएमए के महानिदेशक सीपी गोयल ने कहा कि विभागों ने आग रोकने के उपायों की क्षमताओं को बढ़ाया है, लेकिन इस कार्यशाला के बाद भविष्य की चुनौतियों और रणनीतियों को कैसे जमीन पर उतारकर इस आग लगने की समस्याओं को कम किया जाए, इस पर तेजी से कार्य करना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी कैपेसिटीज बहुत अच्छी तरह डेवलप की हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा फायर डिटेक्शन का भी सिस्टम है जिसमें एफएसआई के अधिकारी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। आज वो इसका प्रेजेंटेशन भी करेंगे। हमारी अपनी जो राज्य की इकाइयाँ हैं वो भी जो है अपने सीमित संसाधनों के साथ अपने कम्युनिटी के साथ मिलकर अपनी जो भी उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है उसके साथ प्रयास करते रहते हैं। देश भर में 26 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां जंगलों में आग लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं या फिर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। एनडीएमए और संबंधित सभी एजेंसियों ने ऐसी जगहों में समन्वय के साथ कार्य कर अगले 1 वर्ष में 50% आग की घटनाओं में कमी लाने का संकल्प लिया है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोस की मौजूदगी में नई दिल्ली के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसकी उप शाखाएं बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलोंग में हैं। इसका उद्देश्य वस्त्रों के डिजाइन तैयार करना है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है। ज्ञान पोर्टल में डिजाइन का मार्गदर्शन किया जाएगा जिसमें रंग, रूपरेखा, बुनाई, परत, बुनावट, प्रिंट, आकार, ताना बाना जैसी महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खादी के उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। साथ ही युवाओं में खादी के उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने पर भी कार्य करने की जरूरत है। सूक्ष्म हो, लघु हो या मीडियम हो, उसमें रोजगार प्राप्त हो, देश का उत्पादन बढ़े, देश का जीडीपी बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, आयात कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ये सोचकर हम इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। यही हमारे पंतप्रधान चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर बनना है, महासत्ता बनना है, तो अपना जीडीपी की ग्रोथ एमएसएमई और नीट के माध्यम से हो सकती है। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में परिपक्व गेहूं की कटाई जारी रखें। साथ ही हिमाचल के मंडी जिले में भी किसान गेहूं की कटाई जल्द पूरी कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी के समय फ्रेंच बीन, धनिया और भिंडी की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ककड़ी, लौकी और टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की भी रोपाई कर लें। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चेतकी धान की बुआई की जा सकती है। साथ ही उत्तराखंड के किसान फिलहाल प्याज के खेतों में सिंचाई न करें और उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही किसान उत्तराखंड में टमाटर की तुड़ाई कर लें। वहीं जम्मू क्षेत्र की बात करें तो किसान अभी के समय गेहूं, मटर, चना और सरसों की थ्रेसिंग जारी रखें। साफ मौसम देखकर तुरंत उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की बुआई कर लें। घाटी क्षेत्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च जैसी सब्जियों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च और खीरा की रोपाई भी कर सकते हैं। वहीं लद्दाख के किसान भी टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है।
ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें। इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। और खेती किसानी के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में बुधवार देर रात 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सराहण पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर के गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में उन्हें राजकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने समझौते के विषय में बताते हुए कहा है कि एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई की एक बड़ी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें यह तय किया गया है कि बनारस में एक कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अरुणाचल विधानसभा भवन पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान स्पीकर बिरला ने म्यूजियम का लोकार्पण भी किया है। ये म्यूजियम अरुणाचल विधानसभा भवन में बनाया गया है। म्यूजियम में अरुणाचल के लोकतंत्र की यात्रा, अरुणाचल की विरासत और धरोहर की भी देखेगी झलक। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। जेसीबी बुलडोजरों के जरिए अवैध रूप से बनी सभी दुकानों और घरों को गिराया जा रहा है। और इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अमर कॉलोनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है, तो वहीं रोहिणी में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अस्थायी निर्माण को हटाया जा रहा है। बिहार में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए दिल्ली के ताज होटल में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया। इस सम्मेलन में देश के नामचीन उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं।
देश भर में पिछले 24 घंटों में 2,827 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,230 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.72% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.60% दर्ज की गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दे, नमस्कार।